और हूण अपना अपने पास में एक यूं यूं ठीक है, वो जो घोड़े से बांधा हुआ एक थैला रखते थे और थैले के अंदर हाथ डालते और यूं निकालते खोपड़ियां को 20-40 और कहते कि ये देख, ये यहाँ के राजा की खोपड़ी है, ये यहाँ का राजा था, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मैंने इसको मार के ऐसे किया और मैं इन सब की खोपड़ियों के अंदर अब तक तो शराब पी चुका हूँ। इससे क्या होता था, आगे वाली सेना का जो शासक, सेनापति, मंत्री जो भी होते थे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता था। उनको लगता था कि यार मतलब कितने क्रूर लोग है यार ये। तो हूण वास्तव में ऐसा करते भी थे और इसके लिए हूण ऐसा करते थे, किसी भी युद्ध के अंदर है ना, कुछ लोगों को युद्धबंदी बनाते थे और युद्धबंदी बनाने के बाद में उनको जहां पे हूणों के मेन मेन लोग होते थे वहां पे उनको बांधते थे, सबको हाथ पीछे बांध दिए और किसी भी कोई भी पिलर से या खूंटे से उनको सब बांध दिया और बांधने के बाद में हूण देखते थे, और सॉरी वो जो हूण करते थे इस प्रकार की सब गतिविधियां कि दुश्मन सेना के सैनिक बंधे हुए पड़े बैठे हैं, मतलब देख रहे हैं, और वो हूण जो होते थे उनके सामने उनका राजा जो सुबह तक जीवित था, जिसका सम्मान ये हूण सैनिक बहुत ज्यादा करते थे, या उनका सेनापति जिसका सम्मान बहुत ज्यादा करते थे, उसकी कटी हुई खोपड़ी या कटी हुई मुंडी हूण लेके बैठे और हूण उनके सामने अपने चाकू से उसको साफ कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा ये बोलने में थोड़ा बुरा लगता है, पर वास्तविकता में ऐसा ही था कि वो साफ कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं और धोने के बाद में उसको पूरा धोने के बाद में उसमें शराब भरते और फिर कहते प्रोस्ट, स्कॉल, सम वोल, कुछ भी, ठीक है, मतलब ये आपस में टकराते खोपड़ियां और खोपड़ियां मतलब टकराने के बाद में उसमें से एक सिप लेते। तो हूण वो जो बेचारे वो जो सैनिक होते थे बंदी, वो देखते थे कि यार मेरे राजा, मेरे सेनापति या मेरा जो लीडर था उसकी खोपड़ी के अंदर ये लोग शराब पी रहे हैं, चीयर्स कर रहे हैं आपस के अंदर। और फिर पीने के बाद में हूण बेटे नकटे तो खूब भी थे, बेटे यूं एक सिप लेते कहता अच्छा थोड़ा ही करते, बी मतलब पॉजिटिव, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव, कोई कहता मेरा तो ओ है, ओ पॉजिटिव है, तो कहता अच्छा यूं, तो यूं आपस में पार्टियां करते थे। और फिर उसके बाद में वो जो बंधे हुए सैनिक होते थे उनको छोड़ते थे, कहते अब तुम लोग जाओ, क्योंकि हूणों को पता था ये सैनिक जाके आगे माहौल बनाएंगे। तो वो सैनिक वहां से भागते और भागने के बाद में जो भी आगे वाले गांव आते, उन गांवों के लोगों को कहते थे गांव खाली करो फटाफट। तो वो कहते क्यों, हूण आ रहे हैं। तो गांव के लोग कहते हूण आ रहे हैं तो आ रहे, हूण ऐसे क्या है। तब वो सैनिक कहते हूण हूण है, हूणों ने मतलब है ना कल मेरे सामने मेरा सेनापति या मेरा आदर्श व्यक्ति या मेरा राजा, उसकी जो गर्दन काट दी और उसकी खोपड़ी के अंदर शराब पी रहे थे वो लोग, बहुत बुरे। तो गांव के लोग जब तो सुनते इतने खराब लोग है, तो कहते हाँ, तो वो गांव के लोग वैसे ही गांव खाली कर देते। तो कहते हूणों का आतंक बहुत ज्यादा था। पर धीरे धीरे हूण इस गलत फहमी में आ गए कि अपन अपन है, अपने सामने कोई टिकता भी नहीं है। ऐसे में जब कुमारगुप्त बीमार था, या तो कुमारगुप्त मर गया था या कुमारगुप्त बहुत ज्यादा बीमारी था, ऐसे में स्कंदगुप्त के समय जो हूणों का आक्रमण होता है, तब स्कंदगुप्त जाता है अपनी सेना लेकर। लेकिन स्कंदगुप्त की सौतेली माता कभी चाहती नहीं थी कि स्कंदगुप्त कभी जीते। स्कंदगुप्त की माता चाहते थे कि स्कंदगुप्त हार जाए और मर जाए। तो ऐसे में स्कंदगुप्त की माता ने बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा और उसने स्कंदगुप्त की आधी सेना को वापस बुला लिया और उसने कहा कि यहाँ पे भी जो परिस्थितियां बहुत खराब है, यहाँ पे भी विद्रोह हो सकता है, इसलिए सेना की जरूरत यहाँ पे। और स्कंदगुप्त इतना भला, इतना भोला आदमी था, भोला तो क्या था, भला था, बहुत समझदार था, बस ये कभी किसी का विरोध नहीं करता था। इसने जबकि समझता सारी बातें थी, मतलब बातें था, तो इसने अपनी सेना वापस भेज दी। इसने कहा चलो ठीक है, मतलब आधी सेना वापस भेज दी। तो इसकी जो बची हुई सेना थी, उनके लोगों ने कहा कि साहब हम लोग हूणों से सामना करने आए हैं और ये पूरी सेना भी हो तो भी हम हूणों के सामने कुछ भी नहीं है, तो हम आधे तो हूणों से कैसे ही लड़ेंगे, हम भी चलें क्या वापस। तो स्कंदगुप्त कहता है वापस अपन जाएंगे, कभी नहीं, और तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा रखो, अपन जितने भी लोग हैं अपन है ना हूणों को पराजित करेंगे और एक नया इतिहास रचेंगे कि आने वाले समय में जब भी लोग आरएस आईएएस की तैयारी करेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया। तब सैनिकों ने कहा साहब कैसे। तब स्कंदगुप्त कहता है देखो, एक तो हूणों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ऊपर है, हूणों को ऐसा लगता है कि उन्हें को पराजित नहीं कर सकता, जबकि हूणों को ये पता नहीं अब अपन लोग आ गए, अपन उनको पराजित करेंगे और वो भी खाना ठरके से, ढंग से करेंगे पराजित। तो साहब कैसे, इतने कम लोग, हूण इतने ज्यादा, तो बस इसी का फायदा उठाएंगे। उसके बाद में तो उसके बाद स्कंदगुप्त ने जो आसपास के गांवों की यात्राएं की और गांवों के सब लोगों को बुलाया और लोगों को बुलाकर कहा कि देखो, मैं चाहता हूं तुम में से जितने भी लड़ने योग्य व्यक्ति है वो लोग सब मेरा साथ दो। हूण आएंगे तो हूण तुम्हारे गांवों को तहस नहस करेंगे, इससे बढ़िया तुम लोग युद्ध के अंदर ही मारे जाओ। तो गांव के लोगों को लगा भाई अपने को मरना तो वैसे ही है, तो क्यों ना युद्ध के अंदर सब है ना वो सब लड़े मरे। तो कहते उसके बाद में इसने स्कंदगुप्त ने अच्छे खासे गांवों के लोगों को इकट्ठा किया, उनको थोड़ा बहुत लड़ना भी सिखाया। इसने अपने सैनिकों से कहा कि इनको थोड़ा बहुत लड़ना सिखाओ कि हथियारों का प्रयोग कैसे होता है, भागते कैसे हैं, बचते कैसे हैं, मारते कैसे हैं, सब कुछ ही।
और उसके बाद में स्कंदगुप्त ने जो बहुत ही बड़ी प्लानिंग के तहत इसने पूरा युद्ध का मैदान स्कंदगुप्त ने खुद ने फाइनल किया युद्ध कहाँ पे होगा। और उस मैदान के अंदर स्कंदगुप्त ने जगह जगह पे स्ट्रेटेजी प्लान करी, कहीं पे खड्डे खुदवाए, कहीं पे कीचड़ लगवाया, कहीं पे उसने नुकीले जो है ना वो सब वो है ना क्या बोलते हैं लकड़ियां वो प्रिपेयर करवाई। जबकि हूण बिलीव करते थे केवल अपनी जनसंख्या में, हूणों को लगता था कि हम इतनी बड़ी मात्रा में इसलिए अपन तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो स्कंदगुप्त ने स्ट्रेटेजिकली ये पूरा पूरा जीता। तो इसने पूरी स्टैटिक्स लगाई कि अपन क्या क्या करेंगे, पूरी पूरा इसका माइंड था। तो उसने एक ऐसा बैटल वो जो ग्राउंड है ना प्रिपेयर किया जो स्कंदगुप्त के फेवर में था। और उसके बाद में स्कंदगुप्त स्वयं हूणों के शासक से मिलने के लिए गया और उनसे कहता है कि चलो तुम्हारे के अंदर हिम्मत है तो हमारे ऊपर अटैक करके दिखाओ। तब हूणों ने जो है वो वापस कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने स्कंदगुप्त से कहा आज शाम को तेरी खोपड़ी में शराब पियेंगे। तब स्कंदगुप्त ने कहा कि मेरे ऊपर भी भगवान शिव का आशीर्वाद है, हालांकि तुम भी भगवान शिव के अनुयायी हो और मैं भी भगवान शिव का अनुयायी हूँ, लेकिन आज भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आज मेरी खोपड़ी के अंदर शराब कोई नहीं पिएगा और आज तो छोड़ कभी कोई नहीं पिएगा, आ जाओ युद्ध के मैदान में। तो कहते हैं इनको टीज किया स्कंदगुप्त ने। तो इसको हूण थोड़ा गुस्सा हो गए, हूणों ने गुस्से के अंदर एकदम से फटाफट डिसीजन लिया का स्कंदगुप्त के ऊपर अटैक करो। और जैसे स्कंदगुप्त के ऊपर अटैक किया तो स्कंदगुप्त ने मैंने आपको सब जैसे पहले ही बताया इसने पूरा ग्राउंड प्रिपेयर कर रखा था। कहीं पर खड्डे थे, कहीं पर खाइयां थी, कहीं पर वो नुकीले कांटे थे, कहीं पर झाड़ियां थी, कहीं पर दलदल था। और स्कंदगुप्त ने अपनी सेना को उसी हिसाब से खड़ा किया हुआ था कि वो लोग सेफ रहे। तो हूण इतनी ज्यादा जनसंख्या में थे पर फिर भी स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत बुरे तरीके से पराजित किया। और जब हूणों को पराजित किया तो उसके बाद स्कंदगुप्त का नाम जो है वो चारों तरफ फैल गया था। सब लोग जानने लगे स्कंदगुप्त कौन है। तो स्कंदगुप्त बहुत महान वॉरियर था और उतना ही महान जो है वो मतलब व्यक्ति था। तो स्कंदगुप्त हूणों को पराजित करके वापस अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और जब रवाना हुआ तो उस समय उसको रास्ते के अंदर खबर मिली कि इसकी माता ने, इसकी सौतेली माता ने एक्चुअली जो इसका सौतेला भाई था उसको वहां का शासक जो है वो घोषित कर दिया। और उसने प्रतिबंध लगाया कि स्कंदगुप्त कभी हाँ सॉरी पहले इसको कहा कि भाई ये व्यक्ति है, ये तो यहाँ का शासक है और स्कंदगुप्त को सेनापति घोषित किया जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, उसके अंदर भी ऐसा ही होता था कि बल्लाल देव को शासक घोषित किया गया और बाहुबली को सेनापति घोषित किया गया। तो यहाँ पर भी वैसा वैसा हुआ कि स्कंदगुप्त को सेनापति घोषित कर दिया गया। स्कंदगुप्त सुनता है, स्कंदगुप्त के सैनिक कहते हैं ये क्या तरीका होता है साहब, आप सबसे ज्यादा योग्य हो। अब देखो स्कंदगुप्त के साथ में भी कोई न कोई कटप्पा रहा होगा उस जमाने के अंदर जिसका नाम हम लोग नहीं जानते। तब स्कंदगुप्त कहता है कि यार अच्छा है, मतलब माता का डिसीजन है तो अच्छा ही है और मुझे केवल मेरे राज्य की सेवा करनी है। तो मैं एक राजा रह के भी कर सकता हूँ, एक सेनापति रह के भी कर सकता हूँ, इवन एक सामान्य सैनिक की तरफ भी कर सकता हूँ। तो स्कंदगुप्त अपने लोगों को समझाता है कि जो भी हुआ है वो अच्छा है, इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। तो वो कहता है ठीक है। स्कंदगुप्त आगे बढ़ता है वापस अपने घर की तरफ। तब इधर स्कंदगुप्त की सौतेली माता को ऐसा लगता है कि कहीं इनकी प्रजा जो है वो स्कंदगुप्त के सपोर्ट में है। उसको लगता है कि यदि स्कंदगुप्त एक बार पाटलिपुत्र में आ गया तो क्या पता प्रजा विद्रोह कर देगी। तो उसकी माता वापस एक नेक्स्ट आदेश पारित करती है, स्कंदगुप्त को कहती है तू आज के बाद में इस राज्य के अंदर एंटर नहीं करेगा। स्कंदगुप्त सुनता है तो स्कंदगुप्त के लोग हालांकि कहते हैं कि साहब ये तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है और आप तो एक बार आदेश करो। अब आपने इतनी अच्छी अच्छी लड़ाइयां लड़ी है, आपने पुष्यमित्रों को पराजित किया है, हूणों को पराजित किया है, तो अब मतलब अपन इसको मतलब सब इनको भी पराजित करेंगे, अपन जीतेंगे पाटलिपुत्र। तब स्कंदगुप्त कहता है कि ये मेरा घर है और घर के अंदर आदमी कभी लड़ाई नहीं करता, कम से कम समझदार नहीं करता। और रही बात तुम लोग मुझे राजा के रूप में देखना चाहते हो तो तुम्हारी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, पर मैं ऑलरेडी अपने आप में एक राजा हूँ। मैं भले एक आम आदमी की तरह रहूंगा तो भी मैं अच्छे से ही रहूंगा और प्लीज तुम लोग जाके जो है वो पाटलिपुत्र की सेवा करो। और उसने अपनी पूरी सेना को वापस भेज दिया और स्कंदगुप्त कहते हैं डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया था बिल्कुल ही। तो जब उसकी सौतेली माता को पता लगता है कि स्कंदगुप्त गायब हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब वो कहीं किसान विसान बन के आजकल कार्य करता है। तो वास्तव में किसान ये जो स्कंदगुप्त था उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया और किसी जगह पे गया और उसने अपना खेत प्रिपेयर किया, एक सिंपल सा झोंपड़ा वोंपड़ा बनाया और वहां पे स्कंदगुप्त रहता था। बहुत नॉर्मल तरीके से खेती बाड़ी करता था और अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता नहीं था कि हम लोग जिस व्यक्ति की पूजा करते हैं, जिसको कहते हैं स्कंदगुप्त, वो महान वॉरियर जिसने पुष्य मित्रों को पराजित किया और हूणों को पराजित किया और हमारे राज्य की रक्षा की, वो व्यक्ति हमारे पड़ोस में बिल्कुल किसान के रूप में कार्य कर रहा है। तो और पुष्यमित्र अपनी इस लाइफ सॉरी ये जो स्कंदगुप्त अपने इस जीवन को लेकर संतुष्ट भी था, उसको कोई शिकायत भी नहीं थी। वो तो अपनी खेती बाड़ी करता है, अड़ोसी पड़ोसी से मिलता। लेकिन कुछ महीनों बाद में वो देखता है उसके कुछ साथी, कुछ पुराने सैनिक उसको ढूंढते ढूंढते हुए आते हैं और उसको कहते हैं सर वापस चलो। तब स्कंदगुप्त कहते हैं नहीं नहीं मैं अच्छा हूँ यहाँ पे, मेरी लाइफ अच्छी है,
हर व्यक्ति को अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करना चाहिए राज्य के लिए, और मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे खेती कर रहा हूँ। तो नहीं सब ऐसा नहीं, एक्चुअली आपकी सौतेली माता ने आपके माता और आपके भाई को बंदी बना लिया है और वो उनको टॉर्चर कर रही है। तब स्कंदगुप्त कहता है क्या बात कर रहे हो यार, मुझे ठीक है मतलब देश निकाला दे दिया, मुझे जो पाटलिपुत्र से बाहर निकाल दिया, पर मेरी माँ की मेरी भाई की इसमें क्या ही गलती। तब वो कहते यही तो सर। तो इस बात पर स्कंदगुप्त जो है अपने लोगों के माध्यम से इनकी अपनी सौतेली माँ के पास मैसेज जो है ना भिजवाता है और कहता है कि भाई आपने मुझे सेनापति घोषित किया, मैं उसमें राजी था। आपने कहा कि मुझे राज्य में नहीं आना है, मैं उसमें भी राजी था। लेकिन अब मैं तो जो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी प्रकार से आपके लिए खतरा नहीं हूँ। तो प्लीज पर आप मेरी माता को जो टॉर्चर मत करो, उनको आप रिलीज कर दो। तब उसकी सौतेली माँ वापस उनको कहती है नहीं नहीं नहीं, उसकी इसकी माता का तो दोष यही है कि वो स्कंदगुप्त की माता है, इसलिए इसको तो ये सजा मिलेगी मिलेगी। तब स्कंदगुप्त का खून खौलता है। स्कंदगुप्त को लगता है कि यार ठीक है, मैं एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं फैमिली मैन का श्रीकांत त्रिवाई लहना बना हुआ हूँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कोई मेरी माता को यूं टॉर्चर करे। तो उसके बाद में वो जो साहब स्कंदगुप्त वहां से निकलता है पाटलिपुत्र के, हालांकि लंबी चौड़ी कहानी है, निकलता है, अपने लोगों को इकट्ठा करता है, पाटलिपुत्र में एंटर होता है, और उसके बाद में फाइनली वो जाके है ना अपने राज्य के ऊपर अधिकार करता है, अपनी सौतेली माँ अपने सौतेली भाई को बंदी बनाता है। हालांकि माँ को तो बंदी नहीं वो बनाता है, लेकिन उनको सबको साइड में करता है। फाइनली वो जो है वापस एक बार पाटलिपुत्र का शासक बनता है। तो इसलिए कुमारगुप्त के बाद में नेक्स्ट शासक था वो था स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर शासक बना, और शासक बनने के बाद में वो वापस अपनी माँ को और अपने भाई को जेल से निकलवाता है, छुड़वाता है, और वो वापस, और इस बात में प्रजा बहुत सेलिब्रेशन सब करती है, सेलिब्रेट करती है इस बात को कि साहब स्कंदगुप्त वापस आ गया। तब स्कंदगुप्त ने कहा कि मैं कहीं वैसे गया भी नहीं था, मैं तो यहीं आसपास में खेती करता था, पर मैं तो यूं ही आ गया, कुछ ऐसी एक्चुअली परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। पर इसकी सौतेली माता अभी भी इसके खिलाफ षड्यंत्र करती थी। तब कुछ लोगों ने स्कंदगुप्त से कहा कि भाई तेरी सौतेली माँ अभी भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचती है, तो तू उसको बंदी बना ले या उसको मरवा दे। तब स्कंदगुप्त कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, वो जैसे भी है माँ है। माँ शब्द ही इतना, मतलब स्कंदगुप्त ने कहा माँ शब्द ही अपने आप में इतना बड़ा होता है कि माँ कहते ही मतलब मुंडा में पानी आवे। इसलिए भले ही वो मेरे खिलाफ कुछ भी सोचे कुछ भी करे, पर वो जैसी भी है माँ है। इसलिए कभी भी स्कंदगुप्त ने अपनी सौतेली माता के प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया, इवन हमेशा स्वतंत्र रखा। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उसको सब ऐसी सलाह भी दी गई कि तू अपनी सौतेली माता को जो है वो नजरबंद कर ले, हाउस अरेस्ट टाइप से, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इतना पापी मैं भी नहीं हूँ। तो लोगों ने कहा तुझे मार देंगे, स्कंदगुप्त ने मार देंगे तो मार देंगे, माता के हाथ से मरने के लिए तो है ना हजारों जीवन ही कम होते हैं। तो फाइनली इसकी सौतेली माँ इसके खिलाफ खूब सारे षड्यंत्र करती रहती थी, और इसी षड्यंत्र के तहत फाइनली 10-12 साल के बाद में जो है स्कंदगुप्त को है ना मार भी दिया था इसकी सौतेली माता ने। और स्कंदगुप्त इस वंश का अंतिम महान शासक था। उसके बाद में ये वंश जो है वो समाप्ति हो जाता है।